क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत 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 स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग देखेंगे 27 फरवरी का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9650347272 पर। आज के जो हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। अब फर्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2। एक्चुअली एजुकेशन संबंधित है ये, और भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन। ठीक, भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी। अब बहुत सिंपल सा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है कैंपेन। क्या करना होगा, ठीक, ये एक एप्लीकेशन उन्होंने बनाई है, भाषा संगम ऐप। ठीक, जो कैंपेन है उसका नाम है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। ठीक, तो 3 चीज़ें हैं इसमें। और ये सेल्फी लेने से पहले, सर्टिफिकेट लेने से पहले, भाषा से पहले भाषा संगम ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये ऐप डाउनलोड करो, अपनी लैंग्वेज आप चुनो। 22 लैंग्वेज में इसमें दे रखे हैं कई सारे। देखो, जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, यानी कि 8th शेड्यूल में जो 22 यानी 22 लैंग्वेजेस जो हैं, उसमें जो है मेन मेन चीज़ें, जैसे कि तमिल में चले जाओ तो वड़क्कम मतलब नमस्कार हिंदी में जैसे होता है, तो वैसे ही अलग अलग उसमें जो है आम बोलचाल वाली जो लाइंस हैं वो उसमें दे रखी हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहाँ सेलेक्ट करिए लैंग्वेज, और फिर उसमें कुछ क्वेश्चन पूछेगा, कुछ पढ़ाएगा, फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक, बस भाषा आपने चुन ली, सर्टिफिकेट मिल गया, सेल्फी ले ली। ठीक, सेल्फी लेके आप जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगाइए और इसको बढ़ावा दीजिए। यही चीज़ है। उसके पीछे मेन उद्देश्य क्या है भाई साहब, कि जो हमारी मल्टी लिंग्विस्टिक जो कल्चर है, हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसको बढ़ावा देना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसको जो है बढ़ावा दे रहे हैं हम। और इसमें जो सेल्फी इनिशिएटिव है इसको प्रमोट कर रहा है एप्लीकेशन, भाषा संगम एप्लीकेशन, जिसको कि डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड माई गॉव इंडिया ने। इसमें 22 लैंग्वेजेस में 100 से ज़्यादा सेंटेंस जो है डेली यूज वाले सीख सकते हैं। और 75 लाख लोगों को जो है इसमें बेसिक कन्वर्जेशनल स्किल्स को एक्वायर कराने का लक्ष्य रखा गया है। और इस ऐप को, भाषा संगम ऐप को भाई साहब किस दिन लॉन्च किया गया था? राष्ट्रीय एकता दिवस वाले दिन, यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन डे। ये कब होता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी को होता है, जो कि 31 अक्टूबर का होता है। ठीक, कई सारे इसमें फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में, जरूरी है, एजुकेशन से संबंधित है। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन से कई सारे आज यहाँ पे टॉपिक कवर करूंगा। यूक्रेन, आपको मालूम है यूक्रेन और रशिया की वजह से काफ़ी सारे हैं। तो देखिए, पहले ये क्या है कि इमिग्रेशन, वीज़ा, फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग, आप्रवास, वीज़ा, विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग। ठीक, अच्छा, इमिग्रेशन पहला शब्द, अब इसमें कई लोग को कन्फ्यूज़न होता है, मुझे खुद होता था कि भाई माइग्रेशन हो रहा है, प्रवास हो रहा है, लेकिन इमिग्रेशन और इंग्लिश में अगर एमिग्रेशन, ठीक है ना, इसमें ई जोड़ दो तो एक जैसा शब्द बोलने में लगता है, तो कौन से की बात हो रही है? ठीक, तो ऐसा बताना पड़ता है, इमिग्रेशन विद द आई, इमिग्रेशन विद द ई। तो अब इसमें तो को समझने की क्या जरूरत है, ठीक, कि इमिग्रेशन का क्या, और दोनों के बीच में कंफ्यूजन भी होता है। अब नहीं होगा, ठीक, समझ लो। आई जुड़ा हुआ है, ठीक, यानी कि इनपुट, यानी कि आपके यहाँ इनकमिंग है, तो इनकमिंग हमारे यहाँ जो आएंगे वो कौन है? फॉरेनर्स हैं। ई लगा होता है तो मतलब एग्जिट कर रहे हैं, हमारे इंडियंस जो खुद हैं वो एग्जिट कर रहे हैं, तो जो प्रवास है वो इंडिया से बाहर हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो यहाँ पर इमिग्रेशन समझ में आ गया कि मतलब फॉरेनर्स आ रहे हैं। अब जब आ रहे हैं तो उनको कुछ वीज़ा मिल रहा होगा, तभी तो आ रहे हैं। ठीक, वीज़ा मिल रहा है तो उसका जो है वीज़ा पंजीकरण किया गया होगा, कितने समय के लिए आ रहे हैं, क्या है, उसके लिए ट्रैकिंग करी जाएगी। ठीक, तो यही वाली जो स्कीम है, इसी को जो है स्कीम को अब बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2026 तक, 5 साल के लिए। और किस मिनिस्ट्री ने बढ़ाया भाई साहब? ये जो वीज़ा और ये सब कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। समझना की बात? तो फॉरेनर्स के ये वीज़ा को देने के लिए, उसका पंजीकरण करने के लिए, ट्रैक करने के लिए ये जो स्कीम है 5 साल बढ़ा दी गई है। वो ऑब्जेक्टिव वही है, उद्देश्य यही है कि आपका जो मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन होता रहे इमिग्रेशन और वीज़ा सर्विसेज का। सिंपल, ठीक। और इसमें इससे हमें भाई ये भी पता चलता रहता है भाई, नेशनल सिक्योरिटी हमारी जो है मजबूत रखने की कोशिश की जाती है। वैध यात्रियों यानी कि लेजिटिमेट ट्रैवलर्स ही हमारे यहाँ रहते हैं, ठीक है ना। कोई लोग आते हैं वीज़ा एक दिन का लिया और 1 साल तक टिके हुए हैं, ठीक है ना। क्या उनका काम है? यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म को फैलाना।
तो उन सबकी ट्रैकिंग करो, पकड़ो और बाहर फेंको। तो ये चीज़ें हैं। तो ये सारे काम जो है, अब चूंकि होम मिनिस्ट्री के पास कई सारे काम है, कुछ मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, जैसे सिटीजनशिप, वीज़ा देना, इंटरनल सिक्योरिटी और क्या क्या है। इनकी वेबसाइट को विजिट करिए, अबाउट अस को पढ़िए और यहाँ कमेंट करके बताइए कि क्या क्या रोल फंक्शंस होते हैं आपके होम मिनिस्ट्री के। ठीक, सिटीजनशिप तो आप लोग को पता ही होना चाहिए भाई, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अभी पीछे हुआ था 2019 में। तो ये चीज़ें हैं। बाकी भारत में जो ये वीज़ा वीज़ा दिया जाता है, इसके लिए 192 इंडियन मिशन है पूरे दुनिया में। ठीक, मिशन होता है, फिर काउंसलेट होता है, मिशन के नीचे होता है काउंसलेट। 108 इमिग्रेशन चेक पोस्ट हैं इंडिया में। ठीक, और भाई इंडिया में आ रहे हैं तो इमिग्रेशन चेक करेंगे ना कि कौन है। फॉरनर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं अक्रॉस द कंट्री 700। ठीक, 700 पूरे देश में है। मान लीजिए कोई केरला ही आया, दिल्ली नहीं पहुंचा, आपने ऑफिस दिल्ली में बना रखा, तो केरला दिल्ली खाली रजिस्ट्रेशन तो ना कराने आएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। मतलब वीज़ा संबंधित था, होम मिनिस्ट्री, कई सारे फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑन जनरल स्टडीज पेपर 3, इकोनॉमी संबंधित देखिए, यूनियन एमएसएमई रुपए क्रेडिट कार्ड। आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी इस पूरे जो है शब्द, जो 4-5 शब्द हैं यहाँ पर, कि भाई साहब केंद्र ने आपका सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो उद्योग हैं, मीडियम, माइक्रो, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं, उनके लिए रुपए, जिसको कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो अपना कार्ड निकाला है, रुपए का क्रेडिट कार्ड दिया है। क्रेडिट कार्ड मतलब कि उसको लोन मिल सकता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड होता है ना कि एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड है, एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है। ठीक, तो वैसा आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा एमएसएमई वालों को। अब भाई क्रेडिट कार्ड का क्या मतलब है, लोन मिल सकता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको ब्याज नहीं पड़ेगा, जैसे 50 दिन का होता है ना क्रेडिट कार्ड में, सेम इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। ठीक, कि इतने दिन तक नहीं पड़ेगा, और जो ब्याज पड़ेगा भी वो बाकी जो लोन पे पड़ता है वैसे ही पड़ेगा। ठीक, चक्रवर्ती तो रहेगा, कंपाउंडिंग वो सब तो सभी में होता है। तो ये वाला कार्ड जो है निकाला गया, एमएसएमई को लोन टाइम पे मिल जाए, उनके जो बिजनेस के जो व्यापार के जो उनकी प्रोसेसिंग है वो जल्दी हो सके, पैसे की उनको कमी ना पड़े जब उनको ज़रूरत है तब, तो उसके लिए बनाया गया। ठीक, तो ये इसका हो गया काम। क्यों आया है इसलिए ये बता दिया। अब भैया वॉट वाली चीज़ें भी देख लेते हैं, कौन लाया क्या है। तो ये आपकी भाई मिनिस्ट्री तो एमएसएमई ही होगी। एमएसएमई ने जो है, उनके जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कार्ड अभी लॉन्च किया, और ये कार्ड कौन दे रहा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है। ठीक, एक बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, वो दे रहा है। और कहाँ पे अभी दिया गया, लॉन्च कहाँ पे हुआ, सिंधुदुर्ग में हुआ। बताइए किस स्टेट में है ये वाला डिस्ट्रिक्ट। ठीक, सिंधुदुर्ग में हुआ है, दिया गया है। फिर वही सारी चीज़ें हैं, यूबीआई देगा और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में एसोसिएट करते हुए इसमें पेमेंट मैकेनिज्म उनको आसान हो जाएगा, पेमेंट आसानी से कर सकते हैं कहीं पे उनको कुछ करना है। और बिजनेस रिलेटेड ऑपरेशनल जो है, व्यवसाय से संबंधित जो परिचालन खर्चे हैं वो भी बढ़िया से आसानी से कर सकेंगे। रुपए कार्ड जो है काफ़ी सारे बेनिफिट देता है, डिजिटल पेमेंट करो, कभी भी करो, इंटरेस्ट फ्री पीरियड रहेगा 50 दिन का। कोई पैसा आप निकालते हो, 50 दिन के अंतर्गत आपने अगर वापस कर दिया तो भाई साहब कोई इस पर ब्याज नहीं लगेगा, और जो ब्याज लगेगा भी वो सिमिलर वही होगा जो लोन में रहता है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 15-20% चार्ज कर रहे हैं। तो अच्छा है, एमएसएमई को जरूरी है बढ़ाना। भारत में सबसे ज़्यादा जो है रोजगार, सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्ट एमएसएमई ही बनाता है। Our next topic is from General Studies Paper 2, इंटरनेशनल रिलेशन, P8I एयरक्राफ्ट। ठीक, ये एयरक्राफ्ट जो है यूएसए की कंपनी बोइंग बनाती है, समझ में आ गई बात। और ये एयरक्राफ्ट जो है वो समुद्री निगरानी और पनडुब्बी को ख़त्म करने के लिए बनाया गया है। ठीक, तो P8I एयरक्राफ्ट है। ठीक, और इसको बोइंग ने बनाया जो कि यूएसए की कंपनी है। अभी जो है 12वां हमारा मैरीटाइम सर्विलांस और एंटी सबमरीन वारफेयर P8I एयरक्राफ्ट हमको मिला है बोइंग से 24 फरवरी को। पहला जो एयरक्राफ्ट मिला था वो 2013 में मिला था, और इंडिया पहला ऐसा कंट्री था यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा, क्योंकि वहाँ की तो कंपनी है ये जिसने की जिसको कि ये एयरक्राफ्ट दिया गया था बोइंग के द्वारा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और 2013 में यूएस को भी मिला था, फिर नेवी को, और इंडिया नेवी को भी उसी साल मिला था। इसके अलावा 6 और मिलिट्री हैं दुनिया में जो इसको यूज़ करती हैं। अच्छा, इस एयरक्राफ्ट के 2 वेरिएंट होते हैं। ठीक, एक है P8A पोसाइडन, ठीक है ना, P8A पोसाइडन। हम जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, P8I है। ठीक, P8A पोसाइडन आपका यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, कोरिया और जर्मन नेवी यूज़ करता है। इंडिया में जो है P8I यूज़ होता है, और इसने रिप्लेस किया था आपका सोवियत और रशियन
टुपोलोव टुपोलेव TU-142S, ठीक, इसको रिप्लेस कर दिया था। अब हम ये यूज़ कर रहे हैं किस काम के लिए, फिर से रिपीट करते रहो, मैरीटाइम सर्विलांस यानी कि समुद्री निगरानी और सबमरीन को जो है ख़त्म करने के लिए। इसकी क्षमता ये है कि एंटी सबमरीन है, इंटेलिजेंस ऐसा ISR जो है एक्टिविटीज़ कर लेता है, यानी कि इंटेलिजेंस, खुफिया, निगरानी और रिकॉनेसेंस, ठीक, टोहना मतलब वाली बात है, पेट्रोलिंग, कोस्ट लाइन डिफेंस और अदर ऑपरेशन, गश्त, समुद्र तट रक्षा और अन्य अभियान, ये इसकी है पिक्चर, ठीक, समझ में आ गई। अगर अगला हम आपको बताएं जो टॉपिक है वो है कि डिफेंस सिक्योरिटी इशू से संबंधित है, जनरल स्टडीज़ पेपर 3। अब आप लोग को जो कई बार आप लोग सुनते होंगे कि VIP सिक्योरिटी मिली हुई है भैया जी इनको, तो कमांडो आगे पीछे दौड़ रहे हैं इनके, ठीक। तो अभी आपको सुन के पता नहीं कैसा लगेगा, मुझे तो नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। VIP सिक्योरिटी कवर अभी दिया गया है। गुरु, ये कौन है, ये क्या नाम है इसका, डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम और 5-6 वर्ड और हैं इसमें। तो इनको Z+ कैटेगरी की जो है सिक्योरिटी दी है हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो हम लोग इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे, हम लोग से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से कितने टाइप की सिक्योरिटी होती है, किसको मिलती है, कौन देता है और क्या क्या इसमें और फीचर्स हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो जनरली जो है ये मतलब गवर्नमेंट में कोई है या फिर सिविल सोसाइटी का कोई व्यक्ति, उसको दिया जाता है। और इसको इनफॉर्मली हम लोग जो है VIP सिक्योरिटी बोल देते हैं। वैसे ये क्या होते हैं, X होता है, Y होता है, Y+ होता है, फिर Z होता है, Z+ होता है, ठीक। तो ये जो है आपकी 1 2 3 4 5 6 तरीके की आपकी, सॉरी Z+ नहीं होगा, Z+ होगा प्लस SPG, यानी कि 6 तरीके के आपकी 6 तरीके की आपकी जो है ये सिक्योरिटी प्रोटेक्शन आपको दी जाती है, जो भी मतलब गवर्नमेंट में या फिर सिविल सोसाइटी में, X, Y, Y+, Z, Z+ और SPG। तो अब इसमें आपको ये तो मालूम, अच्छा ये सिक्योरिटी जो है अगर केंद्र के लेवल पे तो भैया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देता है, जो एक, चलो ये फंक्शन यहाँ पे और आप लोग को बदल गया। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट में भी तो गृह मंत्रालय होता है, ठीक, आंतरिक सुरक्षा के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकती है, जैसा कि यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट ने दिया है, केंद्र गवर्नमेंट ने दिया है इनको, गुरु को, जो भी है ये। तो ये वाली चीज़ है। और जो सेंट्रल इंडिविजुअल को भी दे सकता है ये प्रोटेक्शन। और SPG तो भाई साहब को पता है, PM और उसके इमीडिएट फैमिली को दिया जाता है, उसके जो है आसपास ये प्रोटेक्शन देते हैं अभी, ठीक है ना। SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो होता है उसके बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी वाली प्रोटेक्शन देते हैं। ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था, पंजाब वाले में जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था। और इसमें जो है अदर प्रोटेक्शन कैटेगरी भी प्रोवाइडेड की जाती है टू एनीवन अबाउट हुम द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इनपुट्स अबाउट अ थ्रेट। किसी और को भी दिया सकता है, लेकिन PM और इमीडिएट फैमिली को वैसे दिया जाता है यूजुअली। इसके बाद और कैटेगरीज देख लेते हैं भाई साहब। X कैटेगरी क्या है कि एक व्यक्ति, एक गनमैन आपको मिलेगा जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। सबसे जो है रद्दी लेवल की ये सिक्योरिटी होती है, ठीक, सर पे ही नाचता रहेगा एक गनमैन जो है। और दूसरा जो है उसके बाद आती है वाई में क्या होता है कि आपको अब कैटेगरी जो है कि मतलब आप जब मूव कर रहे हो, यानी कार चल रहे हो, जा रहे हो कहीं, और आपके घर पे, ठीक, रेसिडेंट पे और मोबिलिटी, तो इन दोनों के लिए सिक्योरिटी दी जाती है वाई कैटेगरी से। X वाले में ऐसा कुछ नहीं है, एक गनमैन प्रोटेक्टिंग द इंडिविजुअल बस, ठीक, साथ ही घूम रहा है, ठीक, अगर हमला हो जाए सबसे पहले वापस भागता है ये। खैर, वाई जो है वाई में एक गनमैन मिलता है मोबाइल सिक्योरिटी के लिए और एक ही मिलता है आपका स्टैटिक रेजिडेंशियल सिक्योरिटी के लिए। Y+ में 2 पुलिस वाले हो जाते हैं मोबाइल सिक्योरिटी के लिए और एक रहता है रेजिडेंस के लिए। Z वाले में 6 गनमैन हो जाते हैं मोबाइल सिक्योरिटी के लिए और 2 लोग जो है रेजिडेंस सिक्योरिटी के लिए होते हैं। Z+ में 10 सिक्योरिटी पर्सनल जो होते हैं मोबाइल सिक्योरिटी, आप जहाँ भी जाओगे आपके इर्द गिर्द जो है 10 सिक्योरिटी पर्सनल घूमेंगे और 2 जो है रेसिडेंट सिक्योरिटी पे रहते हैं। ये जो है अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक। SPG पहले ही बता दिया था। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। चेरनोबिल। चेरनोबिल एक जगह है आपकी बिल्कुल नर्दर्न यूक्रेन में, ठीक। जब सोवियत था तो चेरनोबिल आज भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था यहाँ पर, ठीक। और न्यूक्लियर डिजास्टर भाई साहब यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे कुछ ये लोग टेस्ट वेस्ट कर रहे थे न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने का, चलाने का। उस टेस्ट में जो है फट गया, जो है जो कोर था वो फट गया। मॉडरेटर ग्रेफाइट जो होता है वो उसको रोकता है, ठीक है ना, मॉडरेटर होता है, मतलब उसकी जो एनर्जी को कंट्रोल करता है। वो सब टुकड़े मिल भी गए, सारी चीज़ें इन लोग को पता चलती रही। लेकिन सोवियत संघ की एक खराबी थी
जिसकी वजह से बाद में जाके ये भी कहा जाता है कि चेरनोबिल में जो ये रेडियो एक्टिव वाला जो है रेडिएशन फैला, ये न्यूक्लियर जो है ट्रेजेडी एक्सीडेंट हुआ, यही एक कारण भी बना कि यूएसएसआर का विघटन हुआ, डिसइंटीग्रेशन। तो उस समय ये सोवियत ने क्या किया कि इसका रेडिएशन भाई फैल रहा था एटमॉस्फेयर में, पूरे जर्मनी तक लोग जो है रेडिएशन लेवल चेक करने लगे, सबको लगा यार कि ये हुआ क्या, ठीक। और लेकिन सोवियत ने अपने यहाँ मीडिया को बाहर ये बात निकलने ही नहीं दी, इस बात को दबाता रहा, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसकी हाय हाय मची, और बाद में जो है कई लोग यहाँ पे मर भी गए थे। आपको यकीन नहीं होगा, जापान में हिरोशिमा में जो एटम बम गिराया गया था उसके 400 गुना ज़्यादा रेडिएशन फैल गया था इसकी वजह से, चेरनोबिल की वजह से, ठीक। तो ये चीज़ थी, और खैर वो तो खैर आपकी हिस्ट्री हो गई जिसकी वजह से विघटन भी हुआ, ऐसा लोग कहते हैं। यहाँ पर चेरनोबिल का जिक्र इसलिए हो रहा है कि जब रशिया ने बेलारूस के थ्रू जब अटैक किया, तो क्यू जो कि यूक्रेन की कैपिटल है, उस पे जाने के लिए 100 किलोमीटर की खाली डिस्टेंस है, तो उन्होंने सबसे पहले चेरनोबिल को जो है हथियाया, ठीक, कैप्चर किया, और उसके बाद क्यू की तरफ बढ़ चुके हैं, क्यू के आसपास ही पहुंच गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल समझ लो कैपिटल में। तो ये चीज़ें यहाँ पर अभी रशिया ने करी है। चेरनोबिल की पूरी मैंने आपको यहाँ पे जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी बता दी, और जो है एक चीज और देख लेते हैं इसमें और क्या क्या हो सकता है। 100 किलोमीटर दूर है, आपका डिज़ास्टर हुआ था 25, अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चेरनोबिल के रिएक्टर में जो है कोर फट गया था, और हिरोशिमा के 400 किलोमीटर 400 टाइम ज़्यादा था, बस, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात यह है कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो यूक्रेन में, वो यहाँ पे बताए गए हैं, रिवनो है, खेमेलनित्स्की है, ठीक है ना, ये तो बंद हो गया, और साउथ यूक्रेन और जयपुर हिटजिनिया पता नहीं क्या है। खैर, यहाँ पे क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ कि ये जो रिवर जा रही है, ठीक है, यूक्रेन से चेरनोबिल से होते हुए, इस रिवर का नाम क्या है, ठीक, डी से स्टार्ट होता है इसका नाम, ये मैं आप लोग को हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक ऑन जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटिकल गवर्नेंस से संबंधित है। हेमानंद बिस्वाल जी की जो है देहांत हो गया। प्रधानमंत्री जी ने एज यूजुअल काफ़ी जो है दुख व्यक्त किया है, और ये इंडियन पॉलिटिशियन थे, पहले जो है ट्राइबल चीफ मिनिस्टर थे उड़ीसा के, ठीक, और ये एमपी भी थे सुंदरगढ़ से, ये इनकी फ़ोटो है, नथिंग मच टू नो अबाउट हिम। इसके अलावा, ठीक, पहले ट्राइबल चीफ मिनिस्टर थे ओडिशा के, तो ये ध्यान रखिएगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित हमारा जो अगला टॉपिक है, रिवोल्यूशन इन यूक्रेन। देखो, यूक्रेन से संबंधित हर चीज़, कई सारी तो चीज़ें मैं आप लोग को, हमारा एक चैनल है करंट अफेयर क्विज, MCQ क्विज करके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं कई सारी चीज़ें जो पढ़ता हूँ करंट अफेयर में, जो चीज़ें चल रही हैं उससे संबंधित जो MCQ आ सकते हैं, वो वहाँ पे आप लोग को मिल जाते हैं। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बताता जा रहा हूँ, जैसे जो कई सारी क्रांतियाँ हुई हैं। मैंने आप लोग को वहाँ पे क्विज वाले चैनल में ये पूछा भी था कि मैदान रिवोल्यूशन क्या है, इसका एक दूसरा ऑल्टरनेटिव नेम भी है, ठीक है ना, वो भी मैंने वहाँ पे बताया था। तो ये कितने और कौन कौन से रेवोल्यूशन हुए, वो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। जब से यूक्रेन अलग हुआ है 1991 के USSR के विघटन के बाद से, तब से हर दशक में इनके कम से कम जो है एक रेवोल्यूशन होता रहा है, ठीक। कुछ रेवोल्यूशन है जैसे कि ग्रेनाइट रेवोल्यूशन, ऑरेंज रेवोल्यूशन और मैदान रेवोल्यूशन, ठीक। तो पूछ ले, अगर मान लो अलग से एक स्टैंड अलोन क्वेश्चन बनाते कि ग्रेनाइट रेवोल्यूशन, ऑरेंज रेवोल्यूशन और मैदान रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, यूक्रेन से संबंधित है, ठीक। ग्रेनाइट रेवोल्यूशन जो है 1990 में हुआ था, और तब ये सोवियत का पार्ट भी था, और इसके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं, तो ये एक चीज़ याद रखिएगा, किससे संबंधित है, यूक्रेन से। ऑरेंज रेवोल्यूशन उसके बाद हुआ, ये 2004-2005 में हुआ, ठीक। कई सारे पॉलिटिकल इवेंट और प्रोटेस्ट हुए थे। मैदान रेवोल्यूशन, ये मैंने आप लोग से क्वेश्चन पूछा भी था, इसका दूसरा नाम कमेंट करके बताइए क्या था। इसमें ये हुआ था कि भाई साहब, फरवरी 2014 में विक्टर यानुकोविच जो थे, उनको जो है उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, और उनको जो है हटवाने में ये रिवोल्यूशन कामयाब भी हो गया था। अब इसमें कहा जाता है कि विक्टर यानुकोविच जो थे, ये नहीं चाहते थे यूरोपियन यूनियन से जुड़ना, और इसलिए जो है इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। मैदान एक वहाँ पे स्क्वायर है, चौराहा है वहाँ पे, और उनको फिर फाइनली हटना पड़ गया था। फिर उसके बाद ही क्या हुआ, फिर भाई साहब क्रीमिया, फिर वहाँ पे फिर वो हुए, इलेक्शन हुए, एक पेट्रोशेंको करके एक चॉकलेट बैरन थे, वो जो है ये प्रेसिडेंट बन गए वहाँ के यूक्रेन के। और उसके बाद फिर तभी से ही रशिया ने सोच लिया था कि भाई साहब यूक्रेन को हमें अपना बनाना है, तभी क्रीमिया को भी इन्होंने हथिया लिया था। क्रीमिया की लोकेशन आप लोगों ने देखी ना, यहाँ पर ये है, ये क्रीमिया की लोकेशन है, ये रशिया है। यहाँ से फिर उन्होंने, रशिया ने ये क्रीमिया को हथिया लिया था। रशिया एनेक्स क्रीमिया 2014, और ये वो एरिया है जो कि दोनेत्स्क और लुहांस्क के नाम से जाने जाते हैं,
जिसको कि प्रो रशियन सेपरेटर्स ने अब रिपब्लिक घोषित कर दिया है। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 1, आर्ट एंड कल्चर संबंधित। देखिए नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता संबंधित हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था कि भाई साहब जूनागढ़ में एक भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी है, वहाँ के प्रांगण में भाई साहब मकड़ी पाई गई। तो जो शोधकर्ता थे उन्होंने सोचा कि नरसिंह मेहता जी जो कि हमारे आर्ट एंड कल्चर में बहुत ही बड़े एक इन्होंने जो है डिवोटी रहे हैं, भक्ति मूवमेंट में जो है इन्होंने काफ़ी काम किया, 15वीं सेंचुरी में डिवोटी रहे हैं आपके लॉर्ड कृष्णा के। तो उनको ग्लोबल लेवल पे ले आने के चक्कर में उन्होंने अच्छी सोच के साथ में मकड़ी का नाम जो है नरसिंह मेहता जी के नाम से जोड़ दिया। ये मैंने जो है करंट अफेयर में कवर भी किया था। अब कई सारे लोग आ गए, उन्होंने कहा ऐसा है भाई साहब ये मकड़ी वकड़ी का नाम जो है हमारे जो गुरु हैं या फिर जो जिनका हम पूछते हैं इनका नाम जो है मकड़ी वकड़ी के नाम पे नहीं होगा। तो उन्होंने कहा हम तो ग्लोबल लेवल पे ले आना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि हमारे जो नरसिंह मेहता जी है ये ऑलरेडी बहुत बड़े ग्लोबल फिगर है, आप मकड़ी का नाम रख के उनको जो है ग्लोबली मत पहुंचाइए, वी डजंट नीड दैट। ठीक, तो खैर ये कंट्रोवर्सी थी, मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करी, अलग से मैंने आपको बता दी जस्ट फॉर कि आपको याद रहे। मेहता एक इसमें लिखा हुआ है, मेहता का एक मतलब क्या होता है? मेहता का मतलब ये होता है कि जो अकाउंट्स देखता है, ठीक है ना, लेखांकन वाला काम करने वाले को मेहता बोलते हैं। तो ये जैसे ये एक मतलब उपाधि है, जैसे मनसबदार होता है, रैंक होल्डर बोलते हैं, है ना, महाजन होता है, ये सब रैंक्स हैं। तो वैसे ही मेहता होता है। खैर, तो जो नरसिंह मेहता जी थे इनका जन्म हुआ था भावनगर में, गुजरात की बात हो रही है, और फिर इनकी डेथ हुई थी जूनागढ़ में, सॉरी 1480s में। ये कृष्ण भक्ति में बहुत ज़्यादा विलीन रहते थे और इनकी शादी भी हुई थी, लेकिन वहाँ ज़्यादा ये कोई फैमिली कर्तव्य नहीं करते थे, खाली जो है विलीन रहते थे कृष्ण जी की पूजा में। और इन्होंने कई सारे 750 पोयम लिखी हैं, जिसको पद्य भी बोला जाता है गुजरात में। और ये लॉर्ड कृष्णा का काफ़ी बड़े डिवोटी थे, एज यूजुअल पहले ही बताया मैंने। और ज्ञान वैराग पे काफ़ी जो डिटेचमेंट फ्रॉम द वर्ल्डली अफेयर, तो मुझे ना तभी घर भर छोड़ दिया, कोई वो नहीं याद करते थे। शल्म शानो विवाह, ठीक, कुंवर बैनु ममेरू, हुंडी और हरमाला, ठीक, जैसे अन्य उनके जीवन में विभिन्न अवसरों के आत्मकथनात्मक खाते हैं, मतलब ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट दिए गए हैं। गांधी जी के आश्रम में एक भजन चलता रहता था, सुना है आपने? वैष्णव जन तो तेने कहिए, है ना, ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, आपका जो है नरसिंह मेहता जी के द्वारा। ठीक, ये इनकी पिक्चर है। और ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि मकड़ी का नाम इनके नाम रख दिया गया था, जिसपे कि कई लोग ने रोष दिखाया था। अगला टॉपिक जो है वो यूक्रेन से संबंधित है, और यूक्रेन की इसमें हिस्ट्री भी देखेंगे। ठीक, अभी 3 दिन पहले जो है आपको मालूम है कि यूक्रेन के ऊपर हमला हो गया, और रशिया ने कह दिया कि भाई साहब ऐसा है कि रशिया ने क्या कहा, ठीक, व्लादिमीर पुतिन ने ये बोला कि भाई साहब एक फर्जी देश है ये, ठीक, यूक्रेन, और इसकी खुद की कोई पहचान नहीं है, कि इसका खुद का कोई इतिहास नहीं है, एक वास्तविक राज्य की स्थिर परंपरा नहीं है, ये क्या मतलब हमको वो कर रहा है। तो खैर उन्होंने जो भी है गुस्से में बोला। और यूक्रेन कहाँ पर है? पहले भी मैंने आप लोगों को बताया, ये यूरोप के पूर्व में है, रशिया को जो है इसके उत्तर पूर्वी में है, पूर्व में है। तो मैप से देख लेते हैं ना, तो देखिए ये यहाँ पर देखिए उत्तर पूर्वी में भी है, पूर्व में भी है आपका, और साउथ वेस्ट में भी है। तो ये सारी इसकी लोकेशन है। बेलारूस से टच करता है ये, ठीक, मोल्डोवा हो गया, रोमानिया हो गया, ठीक, रशिया से तो टच कर ही रहा है मेरे भाई। और कौन कौन है इसमें? इसके अलावा जो है आपका पोलैंड है, आपका स्लोवाकिया है, हंगरी है, ठीक। और ये लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप में रशिया के बाद। यूक्रेन की पॉपुलेशन करीबन 4.5 करोड़ है, और ज़्यादातर 80% करीबन यूक्रेनियन एथनिसिटी है, और 17% जो है आपकी रशियन एथनिसिटी है, ठीक, प्रो रशिया है, वही है ये दोनेत्स्क और लुगांस्क वाले। और देखो अब रीजन समझो कि क्यों यूरोपियन यूनियन और नाटो से जुड़ना चाहता था यूक्रेन। अब बात समझो, बात है ये कि यूरोप, आप अगर आपसे कोई पूछे कि यूरोप जो है तो के बारे में बताए, तो आप कहोगे कि अच्छे लोग, मतलब पैसे वाले लोग, रिच लोग रहते हैं, अच्छी लिविंग स्टाइल है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, ऐसा लगता है ना। तो अच्छी बात है, लेकिन उनमें भी सबसे गरीब कौन है? तो वो यूक्रेन है। जीडीपी के मामले में देख लो या पर कैपिटा इनकम के मामले में देख लो, यूक्रेन सबसे गरीब है यूरोप में। अब रशिया से तो उसको कोई सपोर्ट मिलेगा नहीं, रशिया तो चाहता है तुम्हारी भूमि हम जो है अधिग्रहण करें, रशिया से तो उसको कोई सपोर्ट था नहीं। तो एक तरीके से समझ लो कि सबसे गरीब
और जीडीपी यूरोप में सबसे गरीब। अब गरीब भी रिलेटिव चीज़ होती है, ठीक। यूएसए में अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है तो वो गरीब होगा, और इंडिया में जिसके पास साइकिल नहीं है वो गरीब होगा, ठीक, मोटरसाइकिल मान लो। तो ये चीज़ें, लेकिन यूरोप में जो सबसे गरीब था यूक्रेन था, और यूक्रेन हर हर कंट्री चाहता है भाई प्रोग्रेस करना, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सबसे पोरस थे तो इसलिए, और ज़्यादातर जो इनका डिपॉजिट इनके पास हालांकि काफ़ी अच्छे आयरन ओर है, कोल के डिपॉजिट हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, कॉर्न, सनफ्लावर ऑयल करता है, आयरन आयरन प्रोडक्ट और वीट। यूक्रेन जब यूएसएसआर का पार्ट कैसे बना, देखो अभी हिस्ट्री में ही विवाद है यूक्रेन का। अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में विवाद है, कभी क्वेश्चन पूछा जाए या आए तो इसको जरूर मेंशन करना। जब जार से हटके बोल्शेविक ने अक्टूबर क्रांति की 1917 में, ठीक, लेनिन ने जो है एक सोवियत संघ बनाए, तब यूक्रेन की जो पीपल रिपब्लिक एक अलग स्वतंत्र उन्होंने अपने आप को प्रोक्लेम कर दिया था भाई साहब, तब भी, ठीक है ना। तब भी उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट यूक्रेनियन पीपल रिपब्लिक प्रोक्लेम कर दिया गया था। तब भाई साहब वहां पे तब भी छिड़ गया था एक गृह युद्ध। 1917 की बात हो रही है, आज से 100-105 साल पहले, ठीक। और फिर जो है कई लोग आ गए, उन्होंने कहा नहीं हमारे पास पावर आनी चाहिए। कोई यूक्रेनियन फैक्शन आ गया, कोई अनार्किस्ट आ गया भैया, अराजकवादी। फिर जारिस्ट तो थे ही थे, पोलैंड वाले, ठीक। तो देख रहे हो तब भी ये बवाल कटा था। 1922 में 100 साल पहले, मेरे ख्याल से 22 इसलिए रुका हुआ था ये जो है रशिया, यूएसएसआर का जो है आपका हिस्सा बन गया था, ठीक। 5 साल देखो यहाँ पे भी जो है गहमा गहमी रही। तो ये चीज़ है। 1991 में विघटन जब हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, तो यूक्रेन ने सबसे पहले कहा कि हाँ भैया अलग रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, ठीक है ना। तब भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के आया था ये। इंडिया यूक्रेन का थोड़ा अगर देखें तो यूक्रेन का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन यानी कि जो है एशिया पैसिफिक में वो इंडिया है। तो यूक्रेन जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, पूरे एशिया पैसिफिक सबसे ज़्यादा इंडिया में। जो कंट्री सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है इंडिया को वो क्या है, सनफ्लावर ऑयल, ठीक। उसके अलावा इनऑर्गेनिक जो है आपके केमिकल है, आयरन, स्टील, प्लास्टिक केमिकल, ये सारा देता है, यूरेनियम भी देता है, ठीक। यूक्रेन जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है भारत की तरफ से वो फार्मास्यूटिकल्स है। भारत ने दुनिया में दवाई बांट बांट के जो सॉफ्ट पावर बनाई है भाई साहब, हम दवाई देते हैं लोगों को, ठीक। लोग जो है क्या बातें कर रहे हैं, एमुनिशन दो, गोला बारूद दो, हम गेहूं देते हैं लोगों को, हम खाने पीने की चीज। हमारी एक जो ओहदा है ना, हम किस हिसाब से चल रहे हैं, हम लोग एक बहुत बड़े, मैं आपको बता रहा हूँ ये मतलब बहुत बोल बच्चे वाली बातें नहीं है, लेकिन एक चीज बता रहा हूँ कि जैसे एक हाथी होता है ना, धीरे चलता है लेकिन जितने दूर चलता है उतना एरिया उसका हो जाता है। तो उसी स्पीड से, भले ही स्पीड आपको कम लग सकती है, लेकिन हम ऐसे चल रहे हैं कि हमारे पाँव जो है, जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत होती आ रही हैं। यूक्रेन आज भी मालूम है हम कि जो है रशिया की वजह से हमने एब्सटेन कर गया यूएनएससी में, फिर भी यूक्रेन जो है मदद मांग रहा है भारत से। हालांकि पहले काफ़ी बोल बचन कर रहा था, लेकिन अब जो है मदद मांग रहा है, कह रहा है कि दवाइयाँ भेजेंगे और सारी चीज़ें हैं। खैर, वक्त सबसे बलवान होता है, वक्त को कभी भी जो है आप लोग कमज़ोर मत समझिएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन आप लोग को? अगर पसंद आता तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर और सब्सक्राइब करके। मैं देख रहा हूँ आप लोग उतना मोटिवेशन, जितना मोटिवेशन मैं आप लोग करता हूँ उसका अगर 10% भी आप लोग कर लो तो हम लोग का, दोनों लोग का जो म्यूचुअल बेनिफिशियल जो रिलेशनशिप है बहुत बड़ा काम कर सकती है। हम लोग कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस टीम है, और ये आपका अपना चैनल है, इसको बढ़ाना, इसको मेरा मोटिवेशन करना भी आपका एक कर्तव्य है। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक ले आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।